डियर स्टूडेंट्स, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर उषा। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? हम बस यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आप सब खुश रहें और प्रसन्न रहें। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको BLED थर्ड ईयर में एनवायरनमेंट स्टडीज़, और जो आपका सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का वो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। इसमें हमने आपको एक यूनिट 1 लिया था आपका, और यूनिट 1 है आपका पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। ठीक है, तो आज आपका जो यूनिट 1 है उसका लास्ट टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और उसकी आवश्यकता एवं उसके महत्व। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, उसकी आवश्यकताएं और उसका महत्व। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ये आ सकता है। व्हाट इज़ नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। ध्यान रखिएगा, और लेक्चर लेने के बाद आप ऐसा करिएगा कि इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो लिखने की कोशिश करिएगा। जैसा कि हमारा जो आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, यानी कि नेचर कैसा होना चाहिए एनवायरमेंटल का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का नेचर। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक है, उसमें हम कोई प्रिंसिपल्स या किसी बेसिक चीज़ों की जो संकलन है उसकी जानकारी नहीं करते, बल्कि क्या है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। कैसा है? ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम सारी साइंटिफिक व्यूज़ और टेक्निकल जो डिवाइसेस हैं उनका सहारा लेके हम एनवायरनमेंट के विभिन्न रूपों की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो हमारा मानवीय पक्ष है, तो मानवीय पक्ष के जो अंतर संबंध है समाज से, ठीक है, उसकी भी स्टडीज़ में होती है। यदि हम जाने तो हम जानेंगे कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल साइंस के बिना एनवायरनमेंट की स्टडी का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट का जो स्टडी है उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है कि जन सामान्य के व्यूज़ में जो वांटेड चेंजेस ला के सभी के लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रदान करना है। क्योंकि एनवायरनमेंट को लेके हर व्यक्ति की क्या होती है, अपनी सोच होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि एनवायरनमेंट सेफ़ हो और सेव हो, और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से उसमें अनवांटेड चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो अनवांटेड चेंज होता है उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट हमारा कैसा होता है, नेगेटिव रूप से इफ़ेक्टेड होता है। लेकिन जो हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो उसके एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उसके निष्कर्ष क्या होते हैं, उसके निष्कर्ष में हम जाते हैं, तो हम ये हमारी कोशिश रहती है कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। इस संदर्भ में आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग जो मुदालियर आयोग है उसका ये कथन बिल्कुल ही एक पॉजिटिवली अपीयर होता है। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र आदि को एक फुल यूनिट के रूप में देखना चाहिए। इस इंटीग्रेटेड स्वरूप की सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित कर सके, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें हमें अपने आप को एडेप्ट करना होता है। अब जो सामाजिक वातावरण है उसमें देखिए क्या क्या आएगा। समाज का मतलब होता है, समाज हमारे परिवार से शुरू होता है। ठीक है, परिवार हमारी छोटी सी यूनिट होती है सोशल की। ठीक है, उसके बाद हमारी कम्युनिटी आती है, उसके बाद हमारा स्टेट आता है और फिर हमारा नेशन आता है। ठीक है, तो राष्ट्र के पर्यावरणों को स्थान प्राप्त हो जिसमें छात्र उन सामाजिक शक्तियों और आंदोलनों के विषय में सम्यक जानकारी प्राप्त करे जिसमें वह रहता है। यानी कि ये इतने सारे हमारे इन्वायरमेंट हैं जो हमारे चारों ओर हैं और जो हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इन सभी इन्वायरमेंट की हमें जानकारी होनी चाहिए। स्पष्ट है कि मुदालियर आयोग का उपरोक्त कथन जो है आवश्यक रूप से एनवायरनमेंट को मानव के सामाजिक परिवेश से क्या करता है, कनेक्ट करता है। सामाजिक परिवेश के साथ साथ राष्ट्रीय और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के लिए पर्यावरण संबंधी ज्ञान की उपादेयता को स्पष्ट करते हुए देखिए जेम्स क्या कहते हैं। जेम्स हेमिंग का ये कथन है कि जो आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है वो प्रजातांत्रिक रूप से सहयोगी जीवन व्यतीत करने और उसके उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित समस्याओं के हल का सत्य प्रश्न है। इन्होंने ये कहा कि जो आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसमें क्या है कि आपका जो नेशन और इंटरनेशन, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल जो आपके रिलेशनशिप हैं वो बेस्ट हों, कैसे हों, अच्छे हों, और सारी समस्याएं हैं
जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल कर सकें। यही हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का उद्देश्य है। इसी प्रकार से आपके अमेरिकन राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था आयोग के अनुसार जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वह एक विषय है जो मानव समाज के संगठन तथा सामूहिक समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य के विकास से संबंधित है। अब हम आपको बताएंगे कि जो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसके नेचर को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि ये जो विषय है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से, जो आपका एनिमल किंगडम है और जो आपके मनुष्य हैं, ठीक है, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों के जो इन्वायरमेंट है उनको क्या करता है, कोरिलेट करता है। ठीक है, और ये विषय क्या है, सैद्धांतिक रूप के साथ साथ अनुप्रयुक्त भी है। इस विषय में जो आपके पाठ्येतर कार्यकलापों में, मतलब पढ़ने के साथ साथ जो बाकी के हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क है, फील्ड स्टडी है, लैबोरेटरी स्टडी है, ऑब्जर्वेशंस हैं आदि की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया और ये ख़त्म हो गया। हमें क्या होता है, अपने चारों ओर हमें ताक झाँक करनी होती है, स्टडी करनी होती है, चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। तो इसलिए क्या है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्राकृतिक विज्ञानों के आधारभूत पक्ष के सम्मिलित होने के उपरांत भी इस विषय में प्रसार, ठीक है, प्रसार कार्यक्रमों और सामाजिक क्रियाओं की अत्यंत आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी इन्वायरमेंट स्टडी है, ठीक है, इसमें क्या है कि हमें बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स बराबर करते रहना चाहिए, जिससे व्यक्तियों में इन्वायरमेंट के प्रति क्या हो, चेतना हो, या हम कह सकें कि इन्वायरमेंट के प्रति वो सजग रहें। इस विषय में विशुद्ध वैज्ञानिक विषयों के साथ सामाजिक विज्ञानों एवं मानविकी की विषय वस्तु का अनुपम समन्वय है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के साथ साथ इसमें ह्यूमैनिटीज़ का भी क्या है, कोरिलेशनशिप है। इस विषय में वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ, ठीक है, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटी का बहुत ही अनुपम समन्वय है। कला और विज्ञान के साथ साथ आपकी टेक्निक्स और आपकी टेक्नोलॉजीज़ के सिद्धांत भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल डाटा का भी बहुत बड़ा इसमें उपयोग है। इसके साथ साथ आपके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और वर्तमान स्थितियों के आधार पर, ठीक है, भविष्य की हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ करने के बाद। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन से पोल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन्स हो रही हैं। तो हम इन सब चीज़ों के यदि हम एक स्टैटिस्टिकल डाटा लें तो हम बता सकते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या होने वाला है या हो सकता है। इस प्रकार से जो इन्वायरमेंटल स्टडी की जो आपका नेचर है वो अंतःविषयी होने के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो मानव विकास के जो अनिवार्य पक्ष से संबंधित विषय, अनुशासन के साथ साथ आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है, इकोसिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए, और जो आपका बायोलॉजी है, ठीक है, इन सभी के पक्षों का क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और इन सब की स्टडी इस क्षेत्र में आने के बाद हम सबको ज़रूरी है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल एक स्वरूप प्रदान करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा की चुनौतियाँ शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज के प्राकथन में तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री श्री केसी पंत का कथन है, क्या कथन है देखिए इनका, कि शिक्षा की भूमिका स्थिर समाज को एक ऐसे समाज में परिवर्तित करना है जो विकास और परिवर्तन के लिए समर्पित हो। ठीक है, कोई समाज जो है ना उसको हमें स्थिर करके नहीं रखना है, हमें क्या करना है, उसमें हमेशा मॉडिफिकेशंस करते रहना है, परिवर्तन करते रहना है। और परिवर्तन कैसे हो, जो विकासोन्मुख हो, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव चेंजेस हमें लाने हैं। शिक्षा मूलतः भविष्य से संबंधित है। यदि 21वीं शताब्दी में प्रवोशोन्मुख नई पीढ़ी स्वयं को असक्षम पाती है तो वह अपनी दुर्बलता के लिए क्या करेगी, वर्तमान पीढ़ी को उत्तरदायी मानेगी। इस प्रकार से देखिए स्पष्ट है कि सामाजिक परिवेश या एनवायरनमेंट ही वह सशक्त वातावरण है जो मनुष्य को व्यक्ति से व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करता है। यानी कि यदि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने अपने आप को उपस्थित कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि जो आर्थिक उदारीकरण के युग में हम सीमागत बंधनों से परे राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट के उन्मुख होकर
आर्थिक विकास हेतु तत्पर है। अब हमारा कहने का मतलब यहाँ पे अपना एक सामाजिक एनवायरनमेंट से उठ के, ठीक है, हम नेशन और इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे सम्मिलित रूप से ग्लोबलाइजेशन की संज्ञा दी गई है। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जो ग्लोबलाइजेशन की इस प्रक्रिया में केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि मानव विकास के उन सभी पक्षों का परस्पर क्या है हस्तांतरण भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा मानव की उत्कृष्टता को प्रकट करके एक समर्थ, सजग और कल्याणकारी विश्व का सृजन किया जा सके। देखिए कितनी अच्छी बात है। कहने का आशय या निष्कर्ष ये है कि हम क्या करें, हम आर्थिक रूप से तो एक दूसरे से हम संपर्क साधे ही, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, और उसमें क्या है, उसमें हमें एक दूसरे के क्या करना है, हमें वेलफेयर के बारे में सोचना है, हमें एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना है, तभी एक अच्छे विश्व का सृजन हो सकता है। इसी तथ्य को पूर्व में ध्यान में रखते हुए तत्कालीन कोठारी शिक्षा आयोग की देखिए क्या मंशा है, उन्होंने क्या कहा है। तो कोठारी आयोग के शब्दों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य छात्रों को अपने एनवायरनमेंट का ज्ञान, ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस को समझने की शक्ति और कुछ टेंडेंसीज और वैल्यूज़ जो कि लोगों को राज्य, राष्ट्र और विश्व के मामले में इंटेलेक्चुअली भाग लेने के लिए अपरिहार्य हैं, प्राप्त करने में सहायता देना है। यानी कि इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में जो हमारा एनवायरनमेंट का ज्ञान है वो हमें सहायता देता है। अच्छी नागरिकता और भावनात्मक एकीकरण के विकास के लिए भारत में सामाजिक अध्ययन का प्रभावी कार्यक्रम आवश्यक है। जो सोशल स्टडीज़ है वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम एक अच्छे नागरिक बन सकें और हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहें, इसलिए भी इसका अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल पर इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण वांछनीय है, लेकिन धीरे धीरे यह भावना पैदा की जानी चाहिए कि जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है ये अलग अलग विषय हैं। माध्यमिक विद्यालयों में विषय अलग विधाओं के रूप में पढ़े जाएंगे और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विशेषीकृत अध्ययन के आधार पर बनेंगे। कोठारी आयोग के उपरोक्त शब्द एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के विषय के जो आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं उनके रूप में एक ऐसे अनुशासन का सृजन की ओर संकेत करते हैं जो संयुक्त रूप से सीखने वाले को उसके सीखने वालों का क्या करता है, विकास करता है और उसके परिवेश से उसको परिचित कराता है। अतः हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो की इन्वायरमेंट स्टडी है वो प्राकृतिक रूप से मतलब मूलतः कैसी है, वैज्ञानिक है, और इसमें सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों की विभिन्न विधाओं को समावेशित किया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका पर्यावरण जो स्टडी है, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। तो जो आपका एनिमल किंगडम है उसका अपने पर्यावरण के साथ अभिन्न संबंध है, ठीक है, यानी कि हम लोग बिना पर्यावरण के नहीं रह सकते। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो पर्यावरण के साथ ही है। यदि प्राणी जगत के अस्तित्व को सुरक्षित रखने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने की बात कही जाती है, क्योंकि यदि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर का वातावरण सही है तो क्या होगा, तो हम अपना एग्जिस्टेंस बना पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, हम समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जब हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की बात आती है तो बात आती है एनवायरनमेंट की। इस प्रकार से एनवायरमेंटल स्टडीज़ नामक जो विषय है क्षेत्र की आवश्यकता व महत्व को जो आपके नीचे पॉइंट्स हैं उनमें समझाया गया है कि आखिर आपकी जो एनवायरमेंटल स्टडी के द्वारा हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के विभिन्न स्टेप्स, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स और डिसिप्लिन्स को समझते हैं। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन संबंधी जागरूकता और सचेतता की आवश्यकता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। एनवायरनमेंट स्टडी में जो आपकी अर्थ है, अर्थ के कंजर्वेशन को, उसकी सुरक्षा को, ठीक है, और एनवायरमेंटल जो पोल्यूशंस हैं उनसे होने वाली हानियों को और उनसे किस तरह से बचाया जा सके, इसको भी समझने में मदद मिलती है। जो आपका एनवायरनमेंट है और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की है, ओजोन डिप्लीशन की है, एसिड रेन्स की है, ठीक है, सी पोल्यूशन की है, या आपकी बायोडाइवर्सिटी की है,
जैसे मुद्दे क्या हैं इसमें व्याप्त हैं। और इन्हीं के लिए हमेशा आप देखते होंगे कि इंटरनेशनल बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं कि इनको किस तरह से कम किया जाए। एनवायरनमेंट संबंधी समस्याएं जैसे केवल विकासशील देश या अल्प विकसित देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विकसित राष्ट्रों में भी अब एक चुनौती बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि शहरीकरण या औद्योगिक वृद्धि, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन या आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उच्च श्रेणी की कृषि, आवास संबंधी समस्याएं अत्यधिक विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। तो इससे क्या होता है, हम एक तरफ विकास कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट को भी बहुत हद तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय हमें सूचकांक मिले हैं उसके हिसाब से जो पृथ्वी के प्रत्येक 7 व्यक्तियों में एक भारत में निवास करता है, और भारत में जो विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग है, किंतु उपलब्ध भूमि क्षेत्र में केवल 2.5% ही है। इसलिए भारत में जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वह भूमि क्षेत्र के दोहन की दृष्टि से अत्यधिक दबाव है। इसलिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके संरक्षण की दृष्टि से हमें पर्यावरण को क्या करना चाहिए, पर्यावरण की स्टडी करना चाहिए और उसको विशेष महत्व देना चाहिए। आपका जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम पर्यावरण अध्ययन इकोसिस्टम की दृष्टि से पर्यावरण को समझने और आपका जो वैश्विक तंत्र की जलवायु, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स को समझने में भी मदद करता है। आपके ब्रह्मांड में व्याप्त जितने भी बायोटिक और एबायोटिक प्रोसेसेस जो चल रही हैं, ठीक है, उनको समझने में जो एनवायरमेंटल स्टडी है वो महत्वपूर्ण है। मानव और उसके मनोसामाजिक पर्यावरण को समझने के लिए तथा इन समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के लिए भी हमें एनवायरमेंटल स्टडी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा आपका जो यूनिट 1 था वो आज क्या हुआ, फिनिश हो गया है। ठीक है, अब आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है, जिससे आपके पास एक नोटबुक होगी और जब भी आपको समय मिले तो एक बार उसकी रीडिंग जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लेक्चर लेते रहिए, ठीक है, जिससे आपको ये ना महसूस हो कि हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं। और टेक्स्ट बुक आपको चाहिए हो तो आप तुरंत टेक्स्ट बुक के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल नॉलेज के लिए हमारे जो साइट है blet.in उसको विजिट कीजिए। हमारे ईमेल एड्रेस पर आइए bletnotes@gmail.com। हम आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि BLED फर्स्ट ईयर से लेके BLED 4th ईयर तक की हमारे पास इंग्लिश मीडियम की बुक्स उपलब्ध हो गई हैं। साथ ही हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक्स भी हैं और आपके 2nd ईयर और 3rd ईयर की ऑप्शनल बुक्स भी हैं। तो आप देर ना कीजिए, क्योंकि अब बच्चों को क्या किया गया है कि प्रमोट कर दिया गया है और आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए अब तैयार हो जाइए। एडमिशन्स के साथ साथ आप अपनी तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक हमसे डिमांड कीजिए, हमसे लेक्चर्स लीजिए और अपने खूबसूरत से नोट्स बनाइए और मैक्सिमम मार्क्स के साथ एग्ज़ाम्स को उत्तीर्ण करने के लिए अपने मन में विचार बनाइए और उसको क्या करिए, उसको सॉलिड कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके मैक्सिमम मार्क्स ही आपको कहीं क्या करेंगे, कहीं आपके लिए सीट को क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है कि प्यारे बच्चों, हमारी ई बुक भी पड़ी हुई है किंडल पे, तो आप उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। और आज हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए 7055248478। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स कंप्लीट हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारी साइट पे जाइए blet.in पे। इसके साथ साथ हम आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा करते हैं कि आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं। इसके साथ ही अपनी डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।